ओके। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम जयेश नाहर है, फाउंडर ऑफ नाहर कंसल्टेंसी। इस इनकम टैक्स, जीएसटी, इंश्योरेंस, एमएसएमई और लोन में आए कोविड रिलेटेड सारे बदलाव और एक्सटेंशन ड्यू डेट्स पे नाहर कंसल्टेंसी और श्री भाईंदर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किए हुए इस सेमिनार में आप सबका स्वागत है। नाहर कंसल्टेंसी भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट और वापी में स्थित है और हमारे ये सेमिनार रखने का उद्देश्य अब लॉकडाउन खुलने के बाद आप सबको रिटर्न्स और ड्यू डेट्स रिलेटेड जानकारी देना है और इंटरेस्ट और पेनल्टीज के बारे में अवेयर करना है। हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के कारण फेब से जून तक के रिटर्न्स में काफ़ी कुछ राहत दी थी, पर लॉकडाउन एक्सटेंड होते जाने के कारण, काफ़ी मेंबर्स अपने नेटिव प्लेस होने के कारण और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण वजह से स्टार्ट नहीं कर पाए थे और हो सकता है काफ़ी इंटरेस्ट और पेनल्टी भरने का भार सहन करना पड़ रहा है उन्हें या पड़ सकता है। ये सेमिनार अब अरेंज करने का रीज़न लॉकडाउन में मिल रही राहत मिलने के और काफ़ी सारे एक्सटेंडेड ड्यू डेट का लास्ट डेट 31 जुलाई होने के कारण अब अरेंज किया गया है। और ये सेमिनार सारे ड्यू डेट बताने के लिए नहीं, पर इसे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनकम टैक्स और जीएसटी के जो आपको ध्यान रखने चाहिए और हमारे इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये बात सही है कि इनकम टैक्स और जीएसटी बहुत वास्ट है और उसमें से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी डिस्कस करना चाहें जो हमारी इंडस्ट्री के लिए समझना ज़रूरी है, जैसे कि ऑडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस, टीडीएस, टीसीएस, क्रैश ट्रांजैक्शन, तो भी हमें काफ़ी सारे सेमिनार करने होंगे जो हम प्लान भी कर रहे हैं आगे। एक एक टॉपिक पे हर महीने एक हार का हम ऐसा एक वर्चुअल सेमिनार रखें ताकि आप सब उसमें शामिल होकर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़रूरी है वो हम साथ मिलकर डिस्कस करें। और ऑलरेडी जैसे हम मैसेजेस शेयरिंग और वीडियोस के द्वारा हमारे तीनों नाहर कंसल्टेंसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते आ रहे हैं, उसी तरह से हम ऑनलाइन का अभी ये जो वर्चुअल मीटिंग का अभी नया दौर चालू हुआ है वो उसका भी बेनिफिट उठाते हुए आपके आपके सामने ये सब पॉइंट डिस्कस कर पाए। आज आप सबके साथ इनकम टैक्स, जीएसटी, लोन, इंश्योरेंस, एमएसएमई, ये सारे टॉपिक पे नाहर कंसल्टेंसी के ही हमारे एक्सपर्ट टीम मेंबर्स ने आपसे शेयर करेंगे। सारे स्पीकर पॉइंट ऑफ व्यू से नए जरूर है पर उनमें उत्साह बहुत ज़्यादा है और वो सब आप सब इनके इस एफर्ट्स के और उनको सराहना करेंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे। ये सारे टॉपिक के लिंक आपको शेयर किए जा रहे हैं जिसको आप एक पीडीएफ के फाइल के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो लिंक भी ऑलरेडी आपको भेज दी गई है। आपको भी सवाल का आप कोई भी सवाल आपको पूछना है तो आप पीडीएफ में दिए हुए नंबर से आप व्हाट्सअप करें और उस पर कॉल भी कर सकते हैं और वो हम ट्राई करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दें। अब मैं श्री महिंद्रा स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर एसोसिएशन की कमेटी से सुभाष जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो हमारी इंडस्ट्री के सारे मेंबर्स का वेलकम करें। सुभाष जी को अनम्यूट करिए। विवेक जी। जय जी। हाँ, मैं सुभाष शाह, भाईंदर स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन से सभी अपने मेंबर्स और सभी एसोसिएशन जो भी ज्वाइंट हुए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये पूरा मीटिंग आप जुड़े रहिए पूरा मीटिंग में। इस मीटिंग के अंदर जयेश भाई नाहर बहुत सारी डिटेल के अंदर जीएसटी, इनकम टैक्स, एमएसएमई की जो स्कीम है, ईएसआई की स्कीम है, लोन वगैरह है और मेन इसके अंदर जो पॉइंट डिस्कशन हो रहा है कोविड 19 का भी डिस्कशन होने वाला है। तो पूरा ये मीटिंग में आप जुड़ी रहिए ताकि इसमें कोविड 19 से आपको फैक्ट्री किस तरह से चलाना है और फैक्ट्री में किस तरह से अपने को काम करने का है उसमें पूरी डिटेल इसमें आपको मिलेगी ताकि आपको आगे जाके इसमें कोई भी अड़चन नहीं होवे। थैंक यू। थैंक यू सुभाष जी। अब हम हमारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे वेबिनार में सबसे पहला टॉपिक हम लेके आ रहे हैं जीएसटी पे। जीएसटी आज सबसे बड़ा इम्पैक्ट जीएसटी पे गिरा है क्योंकि वो मंथली रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस था और अब क्योंकि हम काफ़ी महीने लॉकडाउन में रहने के कारण काफ़ी ड्यू डेट्स आगे निकल गए हैं, पर 60 to 70% लोग अभी भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं। तो आपके सामने ड्यू डेट्स अमी करानी लेके आएगी। अमी करानी को अनम्यूट करिए। जय जी, अमी करानी को अनम्यूट करिए और वो पीडीएफ का फाइल आप स्क्रीन पे शेयर कीजिएगा ओके बाद सर। में। ओके। सभी को पीपीटी दिख रहा है आपको?
हाँ दिख रहा है, Yes. दिख रहा है। Ami madam, you can start. Good afternoon, everyone. We hope you all are doing well. Myself, Ami Karani from Nahar Consultancy. आज हम यहाँ जीएसटी में कोविड-19 के चलते हुए और कोविड-19 की वजह से जो भी जीएसटी में आए गए चेंजेस है, हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले तो जैसे जीएसटी रिटर्न्स, जिसमें जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 और कंपोजिशन स्कीम के जो रिटर्न्स है, तो वो गवर्नमेंट ने कुछ हद तक एक्सटेंड किए गए हैं और वो एक्सटेंशन ड्यू डेट तक भी हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर और एक चार्ट दिया गया हुआ है कि किस तरीके से लेट फी और पेनल्टी उस पर चार्ज होगी। इफ हम हमारी पेनल्टी और लेट फी मीन्स हमारे रिटर्न ऑन टाइम नहीं भरते हैं और लेट फी और पेनल्टी जैसे ही चार्ज होगी वो हमारी ओरिजिनल ड्यू डेट पे चार्ज होगी। इसलिए मैं जो भी सारी ड्यू डेट्स है वो मैं आपको बता दूंगी। सो अभी मैं आपको ड्यू डेट सारी शेयर कर रही हूँ। इसमें दो कैटेगरी वाइज ड्यू डेट दी गई हुई है, अबाव 5 CR टर्नओवर और लेस 5 CR टर्नओवर, मतलब बिलो 5 CR टर्नओवर और 5 करोड़ तक सेल्स टर्नओवर जिसका है उसकी ड्यू डेट दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड की गई हुई है। मैं आपको फेब से लेके अगस्त तक की सारी ड्यू डेट्स बताऊंगी। क्यों मैं फेब से बता रही हूँ? क्योंकि काफी जन ने अपना रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड थ्रू जाए तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी रिटर्न्स की जो सबमिशन है वो काफी कम मात्रा में आए हैं, तो इसलिए मैं आपको फेब से काफी जन है जो अपने नेटिव प्लेस पे है या कहीं और, या फिर तो उन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, तो इसलिए मैं आपको फेब से लेके सारी ड्यू डेट्स बता रही हूँ। पहले मैं आपको ड्यू डेट्स जीएसटीआर 3B की अबाव 5 CR जिसका सेल्स टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसकी ड्यू डेट मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट फेब 20 की जो ड्यू डेट थी 4 अप्रैल, मार्च 20 की जो ड्यू डेट थी वो है 5 मई थी, अप्रैल 20 की जो ड्यू डेट थी 4 जून, मई 20 ड्यू डेट और 27 जून, जून 20 ड्यू डेट, 20 जुलाई, जुलाई 20 ड्यू डेट, अगस्त है, अगस्त 20 की ड्यू डेट, 20 सितंबर। ये सारी जो डेट है उस टाइम पे आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं, तो इसमें ना ही इंटरेस्ट और लेट फी कुछ भी चार्ज नहीं होगा। इफ आप ये डेट क्रॉस करते हैं तो फेब, मार्च और अप्रैल का जो रिटर्न है वो था 26 जून तक उन्होंने जो जीएसटी आपका पेएबल अमाउंट आता है उस पे इंटरेस्ट चार्ज 9% किया था। 9% दैट इज वो 9% जो इंटरेस्ट है वो पर एनम था, तो लाइक पर एनम 1 मंथ का इंटरेस्ट 0.75% से चार्ज होगा। जितने मंथ आप जीएसटी पेमेंट डिले करते हैं तो पर मंथ 0.75% के हिसाब से वो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। अभी हम 24 जून डेट क्रॉस कर चुके हैं, तो उसके बाद भी हमने हमारा टैक्स नहीं भरा है, तो उसका इंटरेस्ट 18% से चार्ज होगा और पर मंथ 1.5 के हिसाब से वो इंटरेस्ट चार्ज होगा। और जीएसटीआर 3B ये सारी डेट तक हम फाइल नहीं करते हैं जो गवर्नमेंट ने डेट दी गई हुई है, तो उसकी जो लेट फी है, जो ओरिजिनल जो ड्यू डेट हम रूटीन में रिटर्न भरते थे वहीं से चार्ज होके वो कैलकुलेट होगी। तो ये मैंने आपको बताया टर्नओवर अबाव 5 CR के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी टर्नओवर बिलो 5 करोड़ और 5 करोड़ तक के बारे में। जीएसटीआर 3B की डेट फेब 20 की डेट 30 जून थी, मार्च 20 3 जुलाई, अप्रैल 20 6 जुलाई, मई 20 12 सितंबर है, जून 20 23 सितंबर, जुलाई 20 27 सितंबर, अगस्त 20 1 अक्टूबर। ये डेट तक हमें हमारा 3B फाइल करना है। इफ नहीं किया ये डेट तक फाइल कर देंगे तो कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं आएगा। और इसमें है बिलो 5 CR में 30 सितंबर तक इफ हम हमारा टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पे कर देते हैं तो वहां पे 9% इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्यू डेट के बाद से, और वो 30 सितंबर डेट हम मिस कर देते हैं तो उसके बाद से 18% चार्ज होगा। और ड्यू डेट जीएसटीआर 3B हम नहीं भरते उस टाइम तक तो उसका लेट फी ओरिजिनल डेट से चार्ज होगा। ये मैंने आपको बताया बिलो 5 करोड़ टर्नओवर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा रिटर्न दैट इज जीएसटीआर 1। तो पहले मैं आपको बताऊंगी टर्नओवर मोर देन 5 CR के बारे में। तो फेब 20 की जो जीएसटीआर भरने की ड्यू डेट थी वो थी 11 मार्च,
मार्च 20 की जो ड्यू डेट थी वो है 10 जुलाई, अप्रैल 20 की जो ड्यू डेट थी वो है 24 जुलाई, मई 20 की जो ड्यू डेट है वो है जुलाई, जून 20 की जो ड्यू डेट है वो है 5 अगस्त, जुलाई 20 की जो ड्यू डेट है वो है 11 अगस्त, अगस्त 20 की जो ड्यू डेट है 11 सितंबर। ये मैंने आपको बताया मोर देन 5 सीआर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी अप टू 5 सीआर के बारे में। फेब 20 का जो रिटर्न था वो 11 जुलाई था डेट उसका, मार्च 20 का रिटर्न 11 जुलाई, अप्रैल 20 का रिटर्न 3 अगस्त, मई 20 का जो रिटर्न है 3 अगस्त, जून 20 का जो रिटर्न है 3 अगस्त, जुलाई 20 का जो रिटर्न है 31 अक्टूबर, अगस्त 20 31 अक्टूबर। ये सारे रिटर्न फाइल कर दिया तो आपको कोई भी लेट फी जीएसटीआर 1 रिटर्न में नहीं आएगा। ये सारी डेट मैंने आपको 3B और जीएसटीआर 1 की एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको बोलती हूँ ये कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम का जो रिटर्न था वो कौन सी डेट तक फाइल करना, मेनली कंपोजिशन रिटर्न जैन टू मार्च का ही सबका बाकी रहेगा, लॉकडाउन पीरियड था इसलिए। तो उसकी ड्यू डेट जो है वो गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक एक्सटेंड की है और अप्रैल टू जून की डेट अब तक कोई सर्कुलर आया नहीं है। जब आएगा तब हम आपको अपडेट कर देंगे। ये सारी ड्यू डेट्स हमारे पीपीटी में मेंशन है। इफ आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमारे इंक्वायरी नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब मैं प्लीज चेंज स्लाइड प्लीज। आगे कीजिए जय जी, आगे कीजिए ना उसको, स्लाइड को। हाँ एक मिनट। और आगे, और आगे। हाँ और आगे, और एक नेक्स्ट और, बस ये। अब मैं आपको बताऊंगी जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट जीएसटीआर न्यू रिटर्न फॉर्मेट जो अप्रैल से ही आने वाला था, बट कोविड के वजह से गवर्नमेंट ने ये रिटर्न को डिले किया गया हुआ है। ये रिटर्न पहले अपन 2 रिटर्न भरते हैं, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B अभी के टाइम में। तो जीएसटीआर 1 में हमारी सारी सेल डिटेल्स है और जीएसटीआर 3B हम क्या करते हैं कि सेल और परचेज का जो भी डिफरेंस मींस टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करता है वो रिटर्न, या तो पेएबल या रिफंड अमाउंट हम निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते थे कि जो भी बिल्स आते थे हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका रिकॉर्ड करते हैं और परचेज बिल जो भी होते हैं उसका आईटीसी उसी तरीके से हम 3B फाइल करने में ले लेते हैं। बट ये जो नया रिटर्न है उसमें 2 एनेक्शर 1 और एनेक्शर 2, जैसे एनेक्शर 1 में सेल की डिटेल और आरसीएम की डिटेल है और उसमें परचेज की डिटेल है। तो वो एनेक्शर जो 2 है वो कंप्लीटली हमारा ऑटो पॉपुलेटेड है, यानी कि जो आपकी परचेसिंग पार्टी उनका एनेक्शर 1 जो रिटर्न भरती है वो जो पार्टी आपका रिटर्न भरेगी उसका उसका बिल जो है वो आपके एनेक्शर 2 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पोर्टल पे उनके बिल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और वही एनेक्शर 2 में जो दिख रहे हैं वही बिल का आईटीसी आप वो मंथ में ले सकते हैं। यानी कि ये हम इसीलिए ये टॉपिक को ले रहे हैं कि इफ ये रिटर्न इन बिटवीन ये ईयर में आता है, ये सेम फाइनेंशियल ईयर में आता है, तो हमें बहुत जरूरी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो रिटर्न की है वो ये फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल से ही हमें प्रॉपरली सिलेक्ट करके लेनी है। तो इफ कोई जो है उनका फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली रखता है या कोई क्लाइंट अपना रिटर्न जो है वो ऑन टाइम नहीं फाइल करती आपकी पार्टी, तो वो क्रेडिट आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते वो मंथ में और अल्टीमेटली वो टैक्स लाइबिलिटी उतनी आपको भरने आएगी और उतना सेटअप आपका उस महीने का कम हो जाएगा। इसलिए आप आपकी पार्टी को अवेयर करें कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी है जो मंथली ही सिलेक्ट करें और आप भी अपना रिटर्न मंथली ही फाइल करें। सॉरी, ये रिटर्न के बारे में मैंने आपको बताया इन डीपली। जो इफ आपको ये रिटर्न के बारे में जानना हो तो आप हमें कॉल या मैसेज इंक्वायरी नंबर पे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये वर्चुअल मीटिंग है तो हम ज्यादा पॉइंट इस पे डीपली डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत सारे और टॉपिक पे भी डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमी।
ये बात भी फैक्ट है जो उसने बताया अभी ने कि जीएसटी के काफ़ी रिटर्न्स अभी तक फाइल नहीं हो पाए हैं। काफ़ी लोग आज भी नेटिव प्लेस पे है, अपने आए नहीं है वापस। तो ये जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होने वाला है, तो उन्हें भी ये समझना होगा कि अपने रिटर्न्स कम से कम ड्यू डेट पे वो प्रॉपर्ली फाइल कर दे। और जीएसटी का जो नया रिटर्न्स है, वो नया रिटर्न जब भी आगे ये स्टार्ट होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट होने वाला है, वो इम्पैक्ट हमारे मार्केट में बहुत होगा, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न फाइलर अगर या फिर जो लेट रिटर्न फाइलर है, वो अपना टाइम पे अगर रिटर्न नहीं भरेंगे, तो उनका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा प्रॉपर टाइम पे। एक क्लाइंट का हमने कैलकुलेट किया था बीच में, तो उनका अगर सामने वाले ने बिल नहीं भरा है, तो पर मंथ 16 से 17 लाख रुपया पेएबल आता है, जबकि ऐसे रिफंड था। तो ऐसे कंडीशन अपने मार्केट में आ सकती है, क्योंकि हम जो टर्नओवर करते हैं वो इन सीआर भी करते हैं बहुत सारे क्लाइंट, तो उनका जो लाइबिलिटी है वो बहुत बड़ा लाइबिलिटी बन सकता है। इसके लिए आप अप्रैल से ही लोगों को मंथली रिटर्न फाइल करने के लिए, आपके डीलर्स को मंथली रिटर्न फाइल करने के लिए पहले से ही वो अपडेट कर दीजिए, ताकि ये रिटर्न जब भी आगे आए, भले ही सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, जब भी आए, तब हम ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर रहे। अभी जय जी, कयूर कंसारा इनकम टैक्स के टॉपिक पे सब ड्यू डेट्स और जो भी चेंजेस आए हैं कोविड रिलेटेड, वो अपडेट करेंगे। तो कयूर कंसारा को आप ये ज्वाइन कीजिए। ओके सर। केयूर भाई, आपकी साइड से आपका माइक अनम्यूट करिए आप। हाँ, यस, कर यू दिया कैन सर। स्पीक केयूर भाई। Yeah. Good evening and welcome everyone. Myself केयूर कंसारा। आज गवर्नमेंट ने जो कोविड के चलते इनकम टैक्स और टीडीएस में जो भी चेंजेस या लाए हैं, उसके रिलेटेड मैं थोड़ी डिटेल्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। जिस किसी का भी फाइनेंशियल ईयर 18-19 मतलब कि मार्च 19 का इनकम टैक्स का रिटर्न अगर भरना बाकी रह गया है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ड्यू डेट का एक्सटेंशन दिया है। 31 जुलाई 2020 तक वो अपना मार्च 19 तक का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए गवर्नमेंट ने ड्यू डेट दिया हुआ है 30 नवंबर 2020। मार्च 20 तक का रिटर्न आप नवंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं। कोविड के चलते अगर आपका मार्च तक में अगर समझो किसी एलआईसी या पीपीएफ, एनएससी, मेडिक्लेम या चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शंस का क्लेम करना बाकी रह गया या भरना बाकी रह गया, तो आप उसको 31 जुलाई 2020 तक भर के उसका क्लेम आप मार्च 20 के रिटर्न में ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, कैपिटल गेन एग्जम्पशन। ये एक जैसे किसी क्लाइंट ने अगर समझो लास्ट ईयर में कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उसने अभी तक वो प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उसका वो अभी 30 सितंबर 2020 तक उसको री इन्वेस्ट करके उसका क्लेम इनकम टैक्स के मार्च 20 के रिटर्न में वो ले सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई कंपनी या फर्म या कोई भी प्रोप्राइटरशिप कंपनी जो ऑडिट्स करवाते हैं, तो उसकी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर 2020 रखी हुई है कि मतलब 31 अक्टूबर 2020 तक आप अपना ऑडिट रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। नेक्स्ट, चेंजेस रिगार्डिंग विवाद से विश्वास स्कीम। ये एक ऐसा स्कीम है कि जिसमें आपका इनकम टैक्स में अगर कोई भी अपील या रिट पिटीशन चल रहा है, तो उसके रिलेटेड आप ये स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसमें 3 कंडीशन है कि आपका जो रिट पिटीशन फाइल हुआ है, वो रिट पिटीशन आपका 31 जनवरी 2020 के पहले फाइल हुआ होना चाहिए। दूसरा है कि आपका जो सर्च केस का टैक्स लायबिलिटी है वो आपका 5 करोड़ के अंदर होना चाहिए। और तीसरा है कि आपको वो ये स्कीम आपको 30 दिसंबर 2020 के पहले अप्लाई कर देना है, तो आप अपने टैक्स लायबिलिटी से बच सकते हैं, इंटरेस्ट पेनल्टी से बच सकते हैं। और टैक्स लायबिलिटी में सिर्फ टैक्स पे करके आप इसे आप इस अपने केस को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने अपना आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं किया है, तो उसके लिए आप 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट,
अभी टीडीएस के रिलेटेड थोड़े से चेंजेस गवर्नमेंट ने लाए हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। 31 मार्च 2020 का जो जिसका भी टीडीएस का रिटर्न भरना बाकी है, तो उसकी डेट 31 जुलाई 2020 है। आप 31 जुलाई 2020 तक अपना टीडीएस रिटर्न फाइल कर दीजिए और 15 अगस्त तक आप अपने टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। ये कोरोना के चलते गवर्नमेंट ने टीडीएस के रेट्स में भी काफी रिडक्शन लाया हुआ है। जैसे आपने किसी क्लाइंट का जैसे आप पहले कोई भी कमीशन क्लाइंट को देते थे तो उसके ऊपर 5% टीडीएस कट करते थे, तो अभी 5% ना करके 25% लेस करके आप उनको सिर्फ 3.75% टीडीएस कट करना है। अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका, जैसे लेबर चार्जेस, लेबर हो गया या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो आप 1% टीडीएस पहले चार्ज करते थे, उसकी जगह पे आपको 0.75% टीडीएस चार्ज करना है। सेम वैसे ही टीसीएस, आप कोई स्क्रैप सेल करते हो तो टीसीएस 1% ना लगा के 0.75% आप टीसीएस लगा के कर सकते हैं। नेक्स्ट, टीसीएस अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, ये एक नया क्लॉज है जो अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ये एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2020 से। इस क्लॉज में ऐसा है कि आपका मार्च 20 का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है एंड अभी करंट ईयर में कोई भी एक सिंगल पार्टी से समझो आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा होता है, तो आपको वो पर्टिकुलर पार्टी के लिए 0.075% आपको टीसीएस लगाना होगा वो पर्टिकुलर पार्टी को, अगर आप कोई भी चीज उसको सेल करते हो। पहले इसका रेट 1% हुआ करता था, बट कोविड के चलते जो रेट रिडक्शन हुए हैं उसमें आपका जो टीसीएस का रेट है वो 0.075% हुआ। एंड लास्ट एक टीडीएस का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लास्ट ईयर में जिसका भी टर्नओवर अगर 1 करोड़ क्रॉस कर गया है तो उसको आपको टीडीएस नंबर लेना कंपलसरी है। मतलब आपका टर्नओवर अगर 1 CR के ऊपर है तो आपको टीडीएस नंबर अभी से अप्लाई हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको अगर कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू कयूर। तो ये हमने अभी इनकम टैक्स रिलेटेड जितने भी चेंजेस है वो गो थ्रू किए, जितने भी ड्यू डेट्स में चेंजेस है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टीडीएस और इसमें विवाद से विश्वास स्कीम में हमने गो थ्रू किए। अब इसके बाद एमएसएमई के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एमएसएमई का स्लाइड चालू कीजिए जय जी। एमएसएमई का स्लाइड चालू कीजिए। जब से गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज डिक्लेयर किया था लोन के इसमें, तब से एमएसएमई का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया है और उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एमएसएमई अभी चेंज होके उद्यम बन गया है, UDYAM। तो जो भी पहले ऑलरेडी एमएसएमई में रजिस्टर्ड थे या फिर जो अब नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उन दोनों को मीन्स जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उन्हें भी उद्यम पे जाके अपने आप को री रजिस्टर करना है, और जो एमएसएमई रजिस्टर करना चाहते हैं वो भी उद्यम पे जाके अब उनको अपने आप को रजिस्टर करना है। तो इसका वेबसाइट का नाम है उद्यम registration.gov.in। अब ये साइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है। ये पीपीटी में भी आपको उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन का डिटेल दिया है आपको। अब एमएसएमई कौन रजिस्टर कर सकता है? जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विस लाइन में है, लेबर लाइन में है, वो एमएसएमई में रजिस्टर कर सकता है। ट्रेडर्स और रिटेल फर्म्स को एमएसएमई अलाउड नहीं है। एमएसएमई में काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, लोन, टेंडर्स, आप मशीनरी लोन ले सकते हैं, बिजनेस सेटअप करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं वो। एमएसएमई का प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक सिंगल फॉर्म है जो आप ऑनलाइन में जाके आप बेसिक डिटेल डाल दीजिए, आपका आधार नंबर, इंडस्ट्री नेम, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स आप उसमें दे दीजिए, सेल्फ सर्टिफाइड करिए और आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उनका एक मेल आएगा और वो मेल में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा। अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा तो वो डिटेल मांगते हैं, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन आपको अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज कीजिए जय जी, नेक्स्ट पेज कीजिए। बेनिफिट्स क्या है एमएसएमई में अप्लाई करने के? एमएसएमई में लोन आपको चीप रेट पे मिल जाता है। जो नॉर्मल बैंकिंग लोन चल रहा होगा उससे एमएसएमई में आपको 1 to 1.5% चीप रेट में लोन मिल जाता है। कुछ वेरियस रिबेट्स है जो एमएसएमई को मिलते हैं,
कुछ गवर्नमेंट टेंडर्स है जो सिर्फ एमएसएमई के लिए खुलते हैं या एमएसएमई को उसमें एप्लीकेबल रहता है। आपको क्रेडिट इजीली मिल जाता है। एमएसएमई में रजिस्टर करने पे आपका पेटेंट करने का कॉस्ट आपका ऑलरेडी पे हो जाता है। मीन्स आपको पेटेंट अगर करना है और आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो भी बिजनेस एमएसएमई में रजिस्टर्ड होता है उनको गवर्नमेंट लाइसेंस और सर्टिफिकेशन बहुत फास्ट मिल जाता है। और एमएसएमई में वन टाइम सेटलमेंट फ़ी, नॉन पेड अमाउंट ऑफ एमएसएमई, आप कोई भी सेटलमेंट आपको करना है तो वन टाइम फ़ी है उसका, तो वो भी फ़ी आपको माफ़ हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट में कीजिए। कुछ स्कीम है जो एमएसएमई में चलते हैं वो आपको जानना चाहिए। जैसे एमएसएमई का एक स्कीम है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप रिबेट और कंसेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें एक क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड और क्वालिटी टेक्नोलॉजी टूल्स है जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को वो क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करना है, एक्सपोर्ट रिलेटेड भी क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करना है, वो उनको गाइड करते हैं। फिर ग्रेवियंस मॉनिटरिंग स्कीम है। अगर कोई भी बिजनेस ओनर का कोई भी कंप्लेन है तो वहाँ पे एड्रेस होता है। एक इंक्यूबेशन करके आपके पास अगर कोई नया डिज़ाइन है, नया आइडिया है, आप या कुछ नया करना चाहते हैं तो 75 to 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका फाइनेंस्ड हो जाता है उसमें इंक्यूबेशन में। फिर उसके बाद और ऊपर है, और ऊपर, हाँ, उसके बाद क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है। तो जिसमें आपको कोई भी आपका पुराना टेक्नोलॉजी है, अभी आप इंडस्ट्री को पूरा नए तरीके से नए मशीनरी लगाना चाहते हैं या नया टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो स्कीम में जाके आपको उसमें अप्लाई करके आपको बेनिफिट मिल सकता है उसमें। देन उसके बाद उद्योग आधार मेमोरेंडम है जिसमें आपको क्रेडिट जो गवर्नमेंट के तरफ से क्रेडिट लोन आप लेते हैं वो सब्सिडाइज रेट पे आपको गवर्नमेंट से मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है अभी ये एमएसएमई समाधान, इसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एमएसएमई समाधान एक ऐसा स्कीम है जहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपका कोई भी पार्टी आपको पेमेंट नहीं देता है 45 डेज के अंदर तो आप वहाँ जाके एमएसएमई समाधान में जाके आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और कंप्लेन फाइल करने के बाद आपको 90 डेज के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। एमएसएमई वो भी इंटरेस्ट के साथ बायर को पे आउट करना पड़ेगा। एमएसएमई समाधान में एक और बेनिफिट आपको ये भी है कि आपका जो डीलर है जो पे आउट नहीं कर रहा है तो उनका जो डिटेल है वो दूसरे एमएसएमईज के साथ भी वो शेयर करते हैं। यानी वो डीलर फिर ज़्यादा किसी से बिजनेस भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका डिटेल सब बाकी एमएसएमईज को भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये एमएसएमई समाधान का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद में कुछ जनरल पॉइंट्स जो रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि जहाँ मिस्टेक्स हो रहा है या जो फॉलो नहीं कर रहा है इंडस्ट्री और जिस पे ध्यान देना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। अभी ये 180 डेज का पेमेंट का जो क्राइटेरिया है वो सबको पता है कि 180 डेज के अंदर हमें पेमेंट करना है, नहीं तो हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। पर फॉलो 99% लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ऐसा कुछ नहीं है, पर नहीं कर रहे हैं। और पेमेंट किसी का एक साल, डेढ़ साल तक बाकी रहता है जो आपको चेक से पेमेंट देना है लोगों का जिससे भी परचेज करते हैं। अब ये अब तक फॉलो क्यों नहीं हो रहा था या सीरियसली क्यों नहीं ले रहे थे लोग? क्योंकि जो रिटर्न्स हम भरते थे 3B में और GR1 में ऐसा कोई कॉलम नहीं था जहाँ पे आपको उसका कोई इम्पैक्ट दिखता या आपको भराया जाता वहाँ पे कि 180 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया है, आपका ये आईटीसी रिवर्स करो। रूल तो था पर ऐसा कोई कॉलम नहीं था तो लोग सीरियसली लेते नहीं थे। और एक्चुअली टैली में आपको वो वर्कआउट करना और लोगों का वो फिगर आउट करके भरना भी बहुत डिफिकल्ट है कि अकाउंट में से आप 180 डेज का पेमेंट निकाले। तो पर अभी जब हम GR9 लास्ट ईयर से फाइल करने लगे, ईयरली रिटर्न, ऑडिट रिटर्न जब फाइल करने लगे तो उसमें एक रूल दिया हुआ है, रूल 37। जो भी 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं होता है वो उसके लिए कॉलम्स दिए हुए हैं जहाँ पे अपने को अपना आईटीसी रिवर्स करना है। अब अगर हम यहाँ पे आईटीसी रिवर्स करते हैं वो भी अगर मार्च 18 का रिटर्न हमने गए साल भरा, अगर हम 2-3 साल बाद ईयरली रिटर्न फाइल करते हैं, अभी मार्च 18 का रिटर्न तो पता नहीं और कितना लेट होगा क्योंकि ये कोविड के चलते ऐसे भी लॉकडाउन चल रहे हैं। अगर वहाँ पे हमें ये कॉलम्स में आपके फिगर डाल के उसका आईटीसी आपका कम करना पड़ा तो उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी कितना ज़्यादा आएगा और कितना बड़ा अमाउंट बनेगा उसका अंदाजा भी नहीं है। इसके लिए आप लोग ये 180 डेज का रूल फॉलो कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये अब जबकि ईयरली रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट में इसका प्रोविजन आया है, तो इसको हम नहीं फॉलो करें वो भी नहीं हो सकता है। तो हमें भी रिपोर्टिंग करने के टाइम वो फॉलो करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इसका खास ध्यान रखिए। नेक्स्ट पेज। अब ये स्टॉक इन जीएसटी, ये भी हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जो अपना प्रॉफिट्स निकालते हैं वो एक जीपी परसेंटेज वाइज निकालते हैं, पर स्टॉक मेंटेन नहीं करते। अब ये स्टॉक मेंटेन नहीं करते, हमारा अकाउंट और ऑडिट तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऑडिट अगर आप जीएसटी का रूल पढ़ेंगे तो जीएसटी में स्टॉक ऑफ गुड मेंटेन करना कंपल्शन है। और अगर हम स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं और हमारा टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर पहले ऑडिट का लिमिट था, अगर 2 करोड़ के ऊपर था और आपको ऑडिट करना था तो आपको स्टॉक कंपलसरी देना ही है उन्हें। अगर आपको कोई नोटिस आता है या डिपार्टमेंट से कोई हियरिंग है आपकी, तो भी स्टॉक जीएसटी में कंपल्सन है। तो स्टॉक नहीं मेंटेन करना ये बहुत रिस्की है। फिर एक मोमेंट पे आपको पूरा साल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का स्टॉक मेंटेन करके देना बहुत टफ हो जाएगा। इसके लिए आप पहले से ही आपका स्टॉक मेंटेन कीजिए, आप प्रोसेसिंग अकाउंट बनाइए और प्रोसेस अकाउंटिंग आप पूरा टैली में मेंटेन कीजिए, या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसमें आप मेंटेन कीजिए, पर स्टॉक पे थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट है, अब लास्ट ईयर यूनियन बजट में एक प्रपोजल आया था कि ऑडिट लिमिट को इंक्रीज करके 5 करोड़ कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अब 5 करोड़ तक उनको आईटी ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें कुछ कंडीशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही आपको ये ऑप्शन मिलेंगे कि आप 5 करोड़ तक ऑडिट कराते हैं कि नहीं कराते हैं। जैसे आप कैश सेल्स है, जितने भी आपके कैश सेल्स है पूरे साल में, और पार्टी से आपने कैश पेमेंट लिया है, वो आपका सेल टर्नओवर का 5% से कम होना चाहिए। यानी हमारा 2 करोड़ का टर्नओवर है तो हमारा कैश सेल 5% से कम 10 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अब जनरली कैश सेल होता नहीं है अपने इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर, पर फिर भी अगर किसी का कैश सेल हो रहा है तो उसका 5% से नीचे होना चाहिए। पर ये जो सेकेंड पॉइंट है इस पर सबको ध्यान देना है। कैश एक्सपेंसिस जितने भी टाइप के आपके वेजिस है, जितने भी आपके कैश लेबर्स है, जितने भी आपके ट्रैवलिंग कन्वेंस हमाली जो भी खर्चे हमारे रेगुलर बिजनेस में होते हैं या पर टू डे होते हैं, उसका कैश पेमेंट, और हमारी सारी पार्टी या सप्लायर्स का जो भी परचेस हम कर रहे हैं उनको अगर हम कैश पेमेंट करते हैं, तो उन सब का टोटल हमारा टोटल टर्नओवर से 5% से कम होना चाहिए। यानी आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि अगर आपका 2 करोड़ का टर्नओवर है तो आपका सारा कैश जितना भी एक्सपेंस है और कैश पार्टी का पेमेंट है वो 5% से कम हो। उसके साथ में आपका नेट प्रॉफिट 6% क्रेडिट सेल पे, यानी आपका पूरा का पूरा सेल अगर आपका चेक बेसिस पे होता है तो 6% आपको नेट प्रॉफिट दिखाना है। ये हम पहले से रूल फॉलो कर रहे हैं, 3-4 साल हो गए इसको। और 8% अगर आपका नेट प्रॉफिट कैश सेल्स है तो वो कंपलसरी आपको ये रूल फॉलो, मीन्स आप ऑडिट नहीं कराएंगे तो चलेगा अगर आप 6% नेट प्रॉफिट दिखाते हैं और 8% कैश सेल्स में नेट प्रॉफिट दिखाते हैं। पर ये रूल आपको नेक्स्ट 5 साल तक आपको कंटिन्यू करना है। यानी अगर आज मैं 2 करोड़ का टर्नओवर है मेरा और मैं 12 लाख रुपया इनकम दिखा के मेरा टैक्स भर देता हूँ और मेरा सारा कैश सेल्स और कैश एक्सपेंस भी 5% के नीचे है, तो मैंने ऑडिट नहीं कराया तो चल गया। पर कल मेरा 3 साल बाद अगर मेरा 4 करोड़ हो गया तो 4 करोड़ पे भी मुझे 6% वाले ही रूल में जाके 24 लाख रुपया दिखा के उस पर टैक्स भरना होगा। तो क्या मेरे लिए वो मैनेजेबल है? वो आपको कैलकुलेट करके उसका क्राइटेरिया देख के ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने कोई रूल फॉलो कर दिया तो उसको अगले 5 साल तक आपको फॉलो करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑडिट के बारे में, ये ऑडिट का मैंने सेक्शन इसलिए लिया है क्योंकि ऑडिट भरने का अभी टाइम आया है, आगे हमें अगले 2-3 महीने में ऑडिट कराना है, तो आपको ये सारे डिटेल्स देखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आपके डिसीजन लेने हैं। नेक्स्ट है, अब ये सारे इनकम टैक्स के और जो भी जीएसटी के आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप और ये कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और एमएसएमई लोन्स जो आज के तारीख में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लोग फेस कर रहे हैं और इंडस्ट्री जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रही है, तो उनको क्या क्या टाइप के एमएसएमई लोन अवेलेबल है उसके बारे में डिटेल देंगे। पर उससे पहले मैं सुभाष जी से, क्योंकि अब काफ़ी मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं आपने, तो सुभाष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने मेंबर्स को जो अभी इंडस्ट्री वापस खुल गया है और उनको जिस तरह से भी गाइड करना चाहिए उन्हें वो गाइड करें। तो सुभाष जी का माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ,
मैं सुभाष शाह। मैं अभी अपनी सारी फैक्ट्रियां सब खुल गई है, लेकिन सभी फैक्ट्री वाले के मालिक लोग को और उनको ऑनर लोग को एक ही टेंशन है कि हम हमारी फैक्ट्री में खोलेंगे। अभी तक तो हमारे कोई वर्कर 4 थे, 5 थे, 10 थे, 15 थे। अभी जब हमारे एक एक फैक्ट्री के अंदर 25-25, 30-30 वर्कर आएंगे, तो अगर फैक्ट्री के अंदर कोविड-19 का कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे? सबसे बड़ी चिंता सबको ऑनर को यही है। लेकिन मेरा एक ही सुझाव है आपको कि आपको कोई भी वर्कर को अंदर विदाउट मास्क उसको लेना नहीं है। अगर आप अंदर उसको लेते हैं तो पहला उसको हैंड सैनिटाइजर करवाइए जरूर। और तीसरी बात मेरी एक ही है कि आपको उसको थर्मोमीटर से उसको चेक कीजिए। टेम्परेचर उसका चेक करना कंपलसरी है, और वो टेम्परेचर आपको चेक करके उसका नाम के साथ में बुक में लिखना है कि भी इसका टेम्परेचर इतना था उसका। और सबसे मेन अगत्य की बात, आपको ऑक्सीमीटर हर एक फैक्ट्री वाले को लेना है। अपना वर्कर का जो एंट्री मारता है उसको ऑक्सीमीटर कम से कम 94 के ऊपर होना चाहिए, उसको ही अंदर लीजिए। अन्यथा अगर 94 के नीचे है तो कभी ना कभी उसको या तो बुखार आने वाला है, या तो कभी ना कभी कुछ भी उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होने वाला वो निश्चित है। तो आप वही वर्कर को उसको बोलिए कि भाई आप अपना घर पे जाके ट्रीटमेंट करवावे, या घर पे आराम करवा ले, या तो अच्छा डॉक्टर को दिखा देवे, क्योंकि आगे जाके कभी ना कभी उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला ही है। इसलिए मिनिमम अपना ऑक्सीमीटर में अपना 94 से ऊपर होवे तो ही अंदर फैक्ट्री में लीजिए, तो क्या अपना मतलब फैक्ट्री के अंदर आने के बाद रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाएगा। ये मेरा मेन सुझाव ही है। और ये इसके बारे में आपको ऑक्सीमीटर मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर जिसने भी ऑक्सीमीटर लिया नहीं है तो कृपा करके तुरंत अपना खरीद लेवे और ये वर्कर की जांच करना चालू कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सुभाष जी। अब मैं महेंद्र सिंह चौहान को इनवाइट करूंगा। महेंद्र सिंह चौहान को अनलॉक करिए। वो लोन के बारे में, एमएसएमई में जो भी टाइप के लोन अभी आप लोग अवील कर सकते हैं ये फाइनेंशियल क्राइसिस के सिचुएशन में, उसकी डिटेल्स आपको दी। जय जी, अपना प्रेजेंटेशन में फिर लोन का स्टार्ट करना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेंद्र सिंह चौहान है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो समय चल रहा है कोविड-19 का, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट गिरा है हमारी इंडस्ट्रीज पे। फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है और उस सब के बाहर निकलने के लिए जो एक ही हेल्प है वो है बैंकिंग लोन। बैंकिंग लोन उसके बारे में आपके सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बैंकिंग लोन कितने प्रकार के हैं और कितने हम बेनिफिट उसके ले सकते हैं बिजनेस पर्पज के लिए। बैंकिंग लोन जो है 5 तरीके के होते हैं: शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, एमएसएमई लोन और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म लोन के लिए। शॉर्ट टर्म लोन जो है वो उसका समय जो है टाइम पीरियड है 1 ईयर से 5 ईयर्स के लिए। उसका इंटरेस्ट रेट जो है सबसे लो है 8% टू 12% के बीच में, डिपेंड्स ऑन आपका सिविल स्कोर। प्रिंसिपल अमाउंट आप जो है शॉर्ट टर्म लोन में वो आप 1 से 2 साल में भी आप पे कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो आपके फैक्ट्री के अंदर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स वो परचेज करने के लिए है, उसमें आप शॉर्ट टर्म लोन अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन आपके फैक्ट्री के अंदर जो है सेटअप करने के लिए, पूरा प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह जो सेटअप करते हैं उस लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए है ये लोन। और उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 15 ईयर्स का है। उसके डिपेंड करता है वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपकी जो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर आपको ये लॉन्ग टर्म लोन मिलेगा। और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8 to 12% के बीच में रहता है, और वो आपके सिविल स्कोर और आपके फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड जो है वर्किंग कैपिटल लोन है। वर्किंग कैपिटल लोन में 2 बेनिफिट है, कैश क्रेडिट लोन और ओवरड्राफ्ट लोन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्किंग कैपिटल लोन होता क्या है। वर्किंग कैपिटल लोन ये होता है जैसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं और उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये जो पीरियड है रॉ मटेरियल से लेके मार्केटिंग करके सेल करने का, ये जो पीरियड है वो 1 month to 3 months लगता है। तो ये 1 महीने से 3 महीने का जो पीरियड है उसके अंदर जितने भी हमारे खर्चे लगते हैं, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस है, लेबर है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये पर डे बेसिस और पर मंथ बेसिस पे लगता है। तो इसको जो पे करना है उसके लिए हमें बैंक एक लोन देती है जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल लोन। उस 2 पार्ट में वो लोन मिलता है, कैश क्रेडिट लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोन। सबसे पहले हम कैश क्रेडिट लोन के बारे में बात करते हैं।
कैश क्रेडिट लोन जो है वो आपके जो टर्नओवर हुआ है और आपका जो सन्ड्री डेटर्स जो है आपके और स्टॉक इन हैंड है उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है कितना आपको मिलेगा। जैसे सपोज आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको 20% यानी कि 20 लाख रुपीस आपको कैश क्रेडिट लोन मिलेगा। और इसमें कैश क्रेडिट लोन में आप उसको रीपेमेंट जो है उसका पर मंथ भी कर सकते हैं, पर क्वार्टरली बेसिस कर सकते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस कर सकते हैं। कैश क्रेडिट लोन आपके फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट भी मिलता है और ये आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं आपके अकाउंट से। सेकंड जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोन, इसमें 2 टाइप्स के ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोन होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन जो होता है उसके अंदर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, जैसे कि आपके एग्रीमेंट ऑफ फ्लैट, इंडस्ट्रीज गाला और प्रीमाइसेस जो भी है उनके पेपर या फिक्स डिपॉजिट या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, वो आपके कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह लिए आपके जमा करी जाती है। और उसमें आपको जो भी आपका टर्नओवर हुआ है, तो सपोज आपका 5 करोड़ का टर्नओवर हुआ है तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी अगर आप देते हैं तो सिक्योर्ड लोन में आपको 40 to 60% तक आपके प्रॉपर्टी वैल्यू पे और आपके टर्नओवर पे मिलता है लोन। और अगर आपको इसमें नो नील पेमेंट रीपेमेंट चार्जेस जरा भी नहीं है, नील है रीपेमेंट चार्जेस, और आप इसे डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। जितना आप इसे यूज करेंगे उसका ही चार्ज लगेगा, अगर आप नहीं यूज करेंगे तो नहीं चार्ज लगेगा। सेकंड इसमें ओवरड्राफ्ट लोन में होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन जो होता है, किसी के पास अगर फैक्ट्रीज के पेपर या घर के पेपर्स नहीं है तो उसे अनसिक्योर्ड लोन मिलता है। अनसिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट रेट जो है वो 8 to 12% होता है और वो आपको जो प्रॉपर्टी वैल्यू तो होती नहीं है, तो इसमें आपको जो टर्नओवर हुआ है, सपोज आपका 5 करोड़ का टर्नओवर हुआ है तो आपको 20% तक मिलेगा। जहां सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो 40 to 60% हमें मिलता है और अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो 20% तक हमें मिलता है। सेकेंड स्लाइड। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ एमएसएमई लोन, जो आज की तारीख पे नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया है इंडस्ट्रीज के लिए कोविड-19 के चलते, तो उसमें आपको एमएसएमई लोन जो एक प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एमएसएमई लोन के लिए सबसे पहले जो जरूरी है, मैंडेटरी है, वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपका होना बहुत जरूरी है, जो कि अभी आधार उद्यम हो गया है। वो आपको सर्टिफिकेट आपका रजिस्ट्रेशन करा के लेना है, उसके बेस पे आपको एमएसएमई लोन मिलेगा। एमएसएमई लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.25 से लेके 8.25% तक है। और एमएसएमई लोन में एक और जो जरूरी बात है वो है ये स्कीम में कि आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करने वहाँ पे। और ये एमएसएमई लोन उसी को मिलेगा जिसका ऑलरेडी ओडी और सीसी अकाउंट चालू है। जैसे कि अगर आपका कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर आपने लिया है, सपोज आपका टर्नओवर 5 CR है और आपने 1 करोड़ की ओडी फैसिलिटी ली हुई है, तो आपको उस 1 करोड़ की ओडी फैसिलिटी के ऊपर 20% आपको एमएसएमई लोन मिलेगा। एमएसएमई लोन जो है उसका पीरियड 5 इयर्स होता है। उसमें सबसे बेनिफिट जो दिया है गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया है, उसमें फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई लोन के ऊपर इंटरेस्ट ही पे करना है, प्रिंसिपल आपको पे करना नहीं है। प्रिंसिपल आपको सेकंड ईयर से लेके 5th ईयर में यानी आने वाले 4 साल में आपको पे करना है। फर्स्ट ईयर आपको प्रिंसिपल आपको एग्जाम दिया हुआ है, सेकंड ईयर से 5th ईयर तक में आपको प्रिंसिपल आपको जमा कराना है इंटरेस्ट के साथ। फिफ्थ ऑप्शन जो है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अवेलेबल है। जो छोटी फैक्ट्रियां जो स्टार्ट करते हैं उनके लिए मुद्रा योजना दी गई। उसके नो प्रोसेसिंग फीस है और इंटरेस्ट जो है आपको बैलेंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ही लगता है और इजीली ये अवेलेबल है। इसका टाइम पीरियड जो होता है मैक्सिमम 5 ईयर्स से लेके 8 ईयर्स के लिए होता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% to 12% तक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप कैश भी अवेलेबल कर सकते हैं, मतलब आप फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। ये ओडी अकाउंट की तरह से नहीं होता है जिसमें हम एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। या आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एक कार्ड मिलता है, वहां से आप एटीएम से भी आपका पेमेंट आप निकाल सकते हैं। ये 5 प्रकार के लोन होते हैं जिसमें हमें बेनिफिट मिलती है इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बैंकिंग की तरफ से। और ये अभी कोविड-19 के चलते 2 लोन जो है एमएसएमई लोन और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है मुद्रा लोन जो है वो मिल रहा है। ये आपको लोन के बारे में सारी डिटेल्स मैंने अवेलेबल कराई है। होप सो आप सभी को ये जानकारी समझ में आई होगी। और इसके और भी कोई भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए इसके लोन्स के रिगार्डिंग में, तो आप नाहर फाइनेंशियल ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे इंक्वायरी नंबर पे भी आप कॉल करके कह सकते हैं। और हम ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स या पेपर वगैरह रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ज्वाइन करके आप वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जयेश जी और स्टील एसोसिएशन मेंबर्स और हम जुड़े हुए सारे उद्योगपति, थैंक यू सो मच। थैंक यू महेंद्र। अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं और विनय छेड़ा जी आए क्या, जो ESIC पे के टॉपिक पे हमें अवेयर करने वाले थे। तो सुभाष जी, विनय छेड़ा जी ने ज्वाइन किया है क्या? जय जी, विनय छेड़ा जी दिख रहे हो? जय श्री विनय छेड़ा जी है मीटिंग में। हाँ। पर वो उन्होंने ज्वाइन ऑडियो अब तक किया नहीं तो अपन को सुन नहीं सक रहे हो। ओके,
तो सुभाष जी, आप उन्हें फ़ोन करेंगे क्या? उन्हें जॉइन ऑडियो का ज़रा गाइड कीजिए आप, जब तक मयूर नाहर का इंश्योरेंस के रिलेटेड, कोविड रिलेटेड जितने भी इंश्योरेंस है अभी अवेलेबल, जो हमें वर्कर के लिए निकालने हैं या वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो इंश्योरेंस करने हैं, उसकी डिटेल मयूर नाहर बता रहे हैं। तो मयूर नाहर को आप अनम्यूट कीजिए, और उनका सेकंड प्रेजेंटेशन है, वो सेकंड प्रेजेंटेशन आप इसमें ज्वाइन कीजिए आप। ओके ओके, यस। नमस्ते, मेरा नाम मयूर के नाहर है। मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ भाईंदर से, स्पेशलाइज्ड इन लाइफ, मेडिक्लेम, फैक्ट्री एंड वर्कर इंश्योरेंस। आज इस कोरोना के दौर पे मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा कोरोना इंश्योरेंस से। नेक्स्ट स्लाइड। कोरोना, या प्लीज कीप दिस। जय जी, प्लीज कीप कोरोना इंश्योरेंस वन। एक मिनट। या कोरोना इंश्योरेंस IRDA ने लॉन्च किया हुआ एक स्पेशल प्लान है, ओनली कवरिंग कोरोना इंश्योरेंस, क्योंकि अभी वो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं इंडिया में जो जिनके पास मेडिक्लेम नहीं है। एक सर्वे के हिसाब से तो बिफोर कोरोना ओनली 2% इन मुंबई कोरोना इंश्योरेंस था लोगों के पास। तो ये प्लान का मेन मकसद क्या है? तो इस प्लान में एक वेरी कंफर्टेबल रेट्स में, मतलब बहुत रिड्यूस्ड रेट्स में अपने को कोरोना का बेनिफिट मिल जाता है। यानी कोरोना के वजह से अगर किसी का कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस होता है वो उसमें कवर हो जाता है। इस प्लान के कुछ फीचर्स इस तरह है। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस 3.5 months, 6.5 months and 9.5 months. Am I audible? Yeah, you are audible. Yeah, fine. एंड इसमें सम एश्योर्ड जो है वो है 2 lakhs से लेके 5 lakhs। इसमें कोरोना का कवर स्टार्ट होता है आफ्टर 15 days। कैशलेस और रीइंबर्समेंट जस्ट लाइक नॉर्मल मेडिक्लेम इसमें भी अवेलेबल है। इसमें कवर होता है हॉस्पिटलाइजेशन, होम केयर ट्रीटमेंट, 15 days प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 30 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एंड क्वारंटीन के समय में भी जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें एक अगर अप्रोक्स प्रीमियम ले फॉर 9.5 months फॉर 2 lakhs सम एश्योर्ड, वो आता है ₹566, एंड फॉर 5 lakhs आता है ₹990। ये मैंने अप्रोक्स रखा है फॉर एज 0 to 39। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जे या अब सबसे मेन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रुप मेडिक्लेम। ग्रुप मेडिक्लेम वर्कर इंश्योरेंस के मेन पार्ट्स है ग्रुप मेडिक्लेम एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन, एंड और भी कई सारे हैं। ESIC भी जस्ट लाइक एक पार्ट है। ग्रुप मेडिक्लेम में आके एक नॉर्मल मेडिक्लेम की तरह उसे समझ सकते हैं, बट इसमें मेजर बेनिफिट क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एंड कोरोना डे 1 से ही कवर हो जाता है फॉर द एम्प्लॉइज। इसमें कॉज ये मेडिक्लेम है, एम्प्लॉइज का नाम कंपल्शन है, और एम्प्लॉइज का नाम कॉज मार्केट में कंटिन्यूसली एम्प्लॉइज चेंज होते रहते हैं। एम्प्लॉइज का नाम भी पॉसिबल है कि चेंज कर सकते हैं, लेकिन मंथली बेसिस। इसमें कैशलेस एंड रिइंबर्समेंट दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें आपको जो भी GST चार्जेस लगते हैं वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के अगेंस्ट आपको रिफंड हो जाते हैं। इसमें आपका जो एम्प्लॉय का प्रीमियम है वो डिपेंड करता है उसके एज और जो भी सम एश्योर्ड आप सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से। सम एश्योर्ड 1 लाख, 2 लाख और उससे हायर भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन एंड रूम चार्जेस अलग अलग कंपनीज के अलग अलग है। मैंने ये एग्जांपल फ्यूचर जनरली वाइज रखा है। फ्यूचर जनरली वाइज इसमें जो रूम चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं दैट इज
2% इन नॉर्मल एंड 5% इन ICU। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 7 एम्प्लॉइज, नेम ऑफ एम्प्लॉइज एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट टॉपिक है वर्कमैन कॉम्पनसेशन। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट कवर के लिए है। इसके अंदर जो भी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में एक्सीडेंट होते हैं वो कवर हो जाते हैं। इसके अंदर एम्प्लॉइज के नेम रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें आपको जो भी GST का चार्ज होता है वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के अगेंस्ट उसमें भी रिबेट मिल जाता है। इस पॉलिसी के लिए आपको देना होता है कंपनी का नाम, आपका एड्रेस, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें कवर होता है एक्सीडेंटल डेथ, हैंडीकैप्सी, लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स जस्ट लाइक फिंगर्स एंड जो हमारे स्टील फैक्ट्री के इसमें कई बार इश्यूज होते हैं कि फिंगर अंगूठा चला जाता है या उंगलियां चली जाती है, वो इसमें कवर होता है। देन लॉस ऑफ इनकम एंड एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंसेस। इसमें जो भी कैलकुलेशंस है वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाइज, कि उन्होंने कुछ कैलकुलेटर मतलब एक चार्ट बना के रखा है, उसके वाइज इसके अंदर जो भी कैलकुलेशंस है वो होते हैं। इसमें क्लेम का अमाउंट डिपेंड करता है उस एम्प्लॉय के वेज एंड उसके एज पर, एंड जो सैलरी हम उसे दे रहे हैं उसके वाइज ये पूरा उसका कैलकुलेशन होता है। आशा करता हूँ आपको सारी डिटेल्स मिल गई होगी। हमारे एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस कोरोना के दौर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम से भरें ताकि कोई लैप्सेशंस वगैरह ना हो। आप अपने सारे पॉलिसीज़ के नॉमिनी के डिटेल्स क्रॉस चेक कर लीजिए। आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्लीज़ चेक कीजिए कि उसमें आपका सम एश्योर्ड एडिक्वेट है या नहीं, एंड अगर नहीं है तो प्लीज़ टर्म प्लान या जीवन शिरोमणि ये इन प्लान में से कुछ आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और ये भी चेक कीजिए कि आपका मेडिक्लेम काफ़ी है कि नहीं, और आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी प्लीज़ कैलकुलेट कीजिए, और उसके वाइज आपका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बना के एक क्रॉस चेक कीजिए कि क्या रिक्वायरमेंट है आपके इंश्योरेंस के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं मयूर नाहर कंसल्टेंसी की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं आप सब सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू मयूर। अभी विनय छेड़ा जी हुए, अनम्यूट हुए। जय जी, हाँ, ESIC या हो गया हाँ, उनका आगे unmute आगे। हो गए ना? तो ESIC के लिए हम इनवाइट करते हैं। अभी ESIC के ऊपर पूरा डिटेल आपको अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए विनय छेड़ा जी को, तो विनय छेड़ा जी को। ये सुनील जी आप बोल सकते हैं अभी। हेलो विनय जी आवाज आ रहा है आपको? हेलो विनय जी, आपको आवाज आ रहा है हमारा? वो म्यूट पे है क्या विनय नहीं छेड़ा यार, जी? म्यूट पे नहीं वो। एक्चुअली उन्होंने अपना ईयरफोन बराबर नहीं लगाया है, ईयरफोन आप बराबर लगाइए। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ हेलो हाँ विनय जी बोल सकते हैं आप। हेलो, मैं विनय छेड़ा बोलता हूँ। यस अभी मैं ईएसआई के बारे में आप कुछ जो फैक्ट्री को रूल्स लगते हैं ईएसआईसी, जहाँ पे 10 एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ पे ईएसआईसी एप्लीकेबल होता है, और अपनी बहुत सारी फैक्ट्री में ईएसआई एप्लीकेबल हुआ है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जय जी, आप विनय जी आप बोल सकते हो। हेलो, हाँ विनय जी आपका आवाज आ रही है। आ रही है ना मेरी आवाज? यस यस आ रही है आपकी आवाज। हेलो, हाँ हाँ विनय जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हो। फैक्ट्री
दूसरी में ईएसआईसी एप्लीकेबल होता है। ईएसआई जहाँ पे है वहाँ पे अभी जो कोविड की जो पोजीशन है उसमें कोई अलग इंश्योरेंस लेने का जरूरत नहीं है। ईएसआई में कोविड का जो है वो उसमें इंक्लूड है करे, तो उनकी ईएसआई हॉस्पिटल में उनका जो भी इलाज है वो किया जाता है। और ईएसआई लेने से बाइंडर के बहुत सारी फैक्ट्रियों में तो बहुत सारा फायदा वर्करों को जो एम्पुटेशन होता है तो उनका कंपनसेशन, और उनकी फैमिली को भी मेडिकल बेनिफिट सब फ्री मिल रहा है। और इसके बारे में जो लॉन्ग डिजीजेज है तो उसका भी कंपनसेशन मिलता है। और वर्कर जब भी ऑन ड्यूटी कुछ भी इवन डेथ भी होता है तो ईएसआई उसको पूरा अप टू लाइफ, मतलब उनके जो डिपेंडेंट है उनको पूरा बेनिफिट देते हैं। तो ईएसआई आज ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम इसका बेनिफिट बाइंडर और वैसे ले रहे हैं। तो ये ईएसआई से लेने से अपने को चैन की नींद सोने को मिलता है, कोई भी जिम्मेदारी अपने पे नहीं रहती है, न वर्कर अपने पे कोई लीगल एक्शन ले सकता है। और गवर्नमेंट उसको जितना भी दिन वो समझो एक्सीडेंट हुआ तो उसका पगार 90% उसको पगार देती है, प्लस में उसको कंपनसेशन जितना भी उसको बॉडी लॉस है तो उसका कंपनसेशन भी मिलता है। लेकिन अभी ईएसआई में एक थोड़ा चेंजेस किया है, आप नए वर्कर रखोगे और उसको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर साथ में होना ही है, तो ही उसका नाम रजिस्टर होगा, अदरवाइज रजिस्टर नहीं होगा। और उसका बैंक अकाउंट, उसका मोबाइल नंबर, और विद इन 10 डेज अब जो वर्कर अपॉइंट होता है उसके 10 दिन के अंदर ही उसको रजिस्ट्रेशन करना है, तो ही उसका ई पहचान कार्ड निकलेगा। और ई पहचान कार्ड निकलने के बाद में उसको मेडिकल बेनिफिट, वर्कर को पूरा मेडिकल बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो मेडिकल बेनिफिट उनको जो उनके डिपेंडेंट है उनको 12 महीने के बाद में मिलेगा, लेकिन वो वर्कर को खुद को इमीडिएट सब बेनिफिट स्टार्ट होता है। उसको एक भी पैसा खर्चा नहीं करना है, ईएसआईसी हॉस्पिटल में जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन हार्ट का ऑपरेशन है वो भी फ्री मिलता है, कोई भी खर्चा नहीं करना है। और उनके पास जो फैसिलिटी नहीं है तो उनके तो जहाँ पे भी वो लोग भेजेंगे वहाँ पे उसका जो भी पेमेंट है वो ईएसआईसी करेगी। तो बाइंडर में अपना स्टील इंडस्ट्रीज ज्यादा है, तो जिसके पास नहीं है तो वो भी लेंगे तो बहुत बेनिफिशियल है। और अभी इसमें और भी एक चेंजेस किया है, आपको किसके पास वर्कर कम भी है तो वो भी अभी रजिस्टर कर सकता है। तो और किसको भी कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर ले लीजिएगा मेरे से, आप कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ के इसका गाइडेंस लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू विनय जी, ईएसआईसी पे काफ़ी अच्छी तरह से आपने सारी जानकारी दी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। किसी का कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया है, इफ बैंक्स अवॉइड गिविंग एमएसएमई लोन देन। महेंद्र को अनम्यूट करिए ना। महेंद्र, हाँ सर। एक क्वेश्चन आया है कि इफ बैंक्स अवॉइड गिविंग एमएसएमई लोन, तो एमएसएमई लोन अगर बैंक पहले तो बैंक मना कर सकती है क्या एमएसएमई लोन देने के? बैंक अभी जो मना नहीं कर रही है, बैंक जिसका भी ओडी या सीसी चालू है सिर्फ उन्हीं को दे रही है फिलहाल के लिए। उनको गवर्नमेंट से आगे से नया लोन पास करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया है। कोई भी बैंकों में, भले गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उन्हें जो भी ओडी या जो भी लोन चल रहा है, इनका सीसी ओडी जो भी चल रहा है, मुद्रा योजना, उन्हीं के ऊपर उनको मिल रहा है। तो पर अलग से एमएसएमई लोन नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए। तो ये फिलहाल के लिए थोड़े टाइम के लिए स्टॉप किया हुआ है बैंक की तरफ से। वो आप जैसे अगर, इसीलिए उसका फॉर्म जो है फिलअप करने के लिए रखा हुआ है बैंक ने और गवर्नमेंट ने, जैसे बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि नवंबर तक आप अप्लाई करके रख सकते हैं, उसके बाद आपको मिलेगा वो नया एमएसएमई। ओके, ओनली नेशनलाइज्ड बैंक्स आर गिविंग कोविड रिलेटेड रिलीफ पैकेज, कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट गिविंग, ऐसा कुछ है? नहीं, आईसीआईसीआई बैंक दे रही, जैसे प्राइवेट बैंक भी दे रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी दे रहे हैं, नेशनल, पर जिसको ऑलरेडी लोन चालू जिनका, उन्हीं को मिल रहा है फिलहाल के लिए। बाकी जो न्यू लोन है एमएसएमई फिलहाल के लिए बंद रखा है, नवंबर से बाद चालू होगा। एक मुझे व्हाट्सएप आया है, मयूर को भी अनम्यूट करिए। मयूर, जो इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने बताया उसमें मिनिमम एम्प्लॉय कितने चाहिए? मिनिमम एम्प्लॉय इन ग्रुप मेडिक्लेम चाहिए 7। ओके।
और इन ऐसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन 4 एंड अबव नॉट अ इश्यू, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में या जो एक्सीडेंटल ओनली है। ओके। और जो मीन सिंगल सिंगल प्लान अगर कोई लेना चाहे तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो जैसे उसके लिए जैसे दे कैन गो फॉर नॉर्मल मेडिक्लेम। या अगर किसी को इंडिविजुअल लेना है तो दे कैन गो फॉर नॉर्मल मेडिक्लेम या कोरोना इंश्योरेंस। कोरोना इंश्योरेंस खाली एक शॉर्ट पीरियड के लिए है। अगर आपने अभी ले लिया 9.5 मंथ्स या 3.5 मंथ्स के लिए ले लिया तो वो रिन्यू नहीं होगा। हमें जब तक अपडेट आया है तो वो रिन्यू नहीं होगा। ओके। एक क्वेश्चन और आया है हिरेन जी शाह से कि इफ देयर इज प्राइवेट लोन गोइंग ऑन वी कैन गेट ऑन दैट एमएसएमई लोन। नो सर, मैं नो सर, प्राइवेट लोन Only यानी हम पर्सनल लोन जो होता है वो नहीं, उस पे एमएसएमई लोन नहीं मिलता है। एमएसएमई लोन सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए मिल रहा है। ओके। देन एक सुभाष जी के लिए एक मैसेज आया है कि सर कितनी बार आदमी को चेक करने का, हर 1 घंटे में वो बाहर जाते हैं, जिसका परमिशन नहीं है वो लोग इधर, अगर कोई आया तो क्या करने का। तो सुभाष जी को अनम्यूट कीजिए। सुभाष जी आपकी साइड से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सुभाष जी, हमारे जो एम्प्लॉय है उनको एक बार तो हम हाँ। चेक कर सकते हैं, पर बार बार तो चेक नहीं कर सकते उनको आने के टाइम और जाने के टाइम। मुझे लगता है बीच में एक ऐसा रूल भी आया था कि हमें एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें हमें एम्प्लॉय के नाम लिखने हैं और उनका आने का टेम्परेचर और जाने के टाइम का टेम्परेचर मेंटेन करना है। आपको इस बारे में क्या आइडिया है? मीन्स जो क्वेश्चन नहीं, मेरा जब तक अंदाजा है कि अगर अपन ऑक्सीमीटर से अगर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं तो जैसे वर्कर जिस टाइम अपना 8:30 बजे फैक्ट्री में आता है तो उसका उस टाइम उसका चेक किया हुआ रहता है और बाद में जाते टाइम भी चेक कर लेते हैं, तो अपनी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है कि भाई हमारे यहाँ पे कोई भी चीज का इसको कोरोना का इफेक्ट कोई भी चीज हमारी फैक्ट्री में नहीं हुआ है। जो भी कोरोना का इफेक्ट हुआ है उसका जो गांव पे रहता है, जहाँ पे वो अपना घर में रहता होगा, कॉमन टॉयलेट बाथरूम यूज करता होगा, वहां पे मतलब उसका हो सकता है। लेकिन हमारी फैक्ट्री में इसको कोविड-19 का कोई भी केस हमारे इधर नहीं हुआ है, इतना नहीं, अपन श्योरिटी से बोल सकते हैं। इसको प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स कैसे मेंटेन करेंगे? हम ऑक्सीजन मीटर से चेक करते थे। नहीं, लेकिन उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे हाँ। हमारा वसई के अंदर फैक्ट्री है तो वसई के अंदर हम लोग का मतलब जब भी वर्कर आता है मास्क पहनना उसका जरूरी कंपलसरी रखा हुआ है। आता है तुरंत सैनिटाइज हाथ होता है। वहां पे हमने एक किया हुआ है कि गर्म पानी का हमने किटली रखा हुआ है। गेट पे गर्म पानी का किटली रखा हुआ है। जो भी वर्कर अगर हमारी फैक्ट्री के अंदर एंट्री करता है तो उसको पहले वहां से गर्म पानी पी के अब अंदर काम पे जाता है वो, और पूरा उसका ऑक्सीमीटर से मापते हैं, उसका टेम्परेचर मापते और पूरा रजिस्टर के अंदर उसको मेंटेन करते। जब जाता है तो सेम प्रोसेस हम लोग करते हैं उसको। ओके। कभी भी कुछ भी इंक्वायरी होता है तो अपना रजिस्टर एक प्रूफ पे बोल सकते हैं कि भाई हमारी फैक्ट्री के अंदर इसको कोविड-19 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। जो भी इफेक्ट हुआ है वो जहाँ पे रेसिडेंट रहता है वहां पे हुआ है, तो अपनी लाइबिलिटी थोड़ा बहुत मतलब कम हो जाएगी अपनी। ओके। ओके। अगर और किसी को क्वेश्चन पूछना है वो अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं, तो जय जी उनको अनम्यूट कर देंगे, या मोबाइल पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे जो पीडीएफ आपको भेजे गए हैं उसमें नंबर है हमारा, तो वो नंबर पे कॉल करके आप कभी भी आप कोई भी जानकारी है वो जानकारी ले सकते हैं। कोई हैंड रेज है जय जी? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई हैंड रेस नहीं किया है। नहीं है ना? पार्टिसिपेंट अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आपके नीचे सेक्शन में आपको ऑप्शन दिखा है रेज हैंड। हाँ, आपको 2 है रेज हैंड आए जयेश जी। हाँ, तो लीजिए ना उनको। विनोद पोद्दार जी और राहुल जी है। मैं पहले विनोद पोद्दार जी को कर रहा हूँ। विनोद पोद्दार जी आपके यहाँ से आपका माइक अनम्यूट करिए आप। हाँ किया। हेलो, आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ मेरा क्वेश्चन गणेश जी से है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, यू गेटिंग? हेलो, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं दे। विनोद जी आप पहले अपना क्वेश्चन चैट में डाल सकते हैं क्या, अगर आपके वहाँ पे नेटवर्क इशू? हेलो हेलो। हाँ विनोद जी आप बोल सकते हैं। बोल सकते। हेलो, यू गेटिंग माय वॉइस? हाँ बोलिए विनोद जी, बोलिए। हेलो विनोद जी आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए।
हेलो यस विनोद जी, आप बोल सकते हैं अभी। हेलो। विनोद जी, आप हाँ बोल विनोद सकते जी, हैं हम सुन सकते हैं आपको, बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन विनय छीड़ा से था। विनय जी, अगर मेरा कोई वर्कर नया ज्वाइंट होता है तो वो ईएसआई में रजिस्टर कराने के बाद इज ही इंश्योर्ड अगेंस्ट कोविड-19? नया हाँ, वर्कर वो ईएसआई में कवर्ड हो जाता है, फर्स्ट उसका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन जाने के बाद में वो कवर्ड हो जाता है। हाँ, वो कवर्ड रहेगा ना अभी कोविड में? हाँ, कवर्ड रहेगा वो। ओके, थैंक यू। ओके, और एक रेज हैंड था। हाँ, वो राहुल जी है, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। एक्चुअली राहुल जी ने शायद से मीटिंग लेफ्ट कर दिया, ठीक है। और किसको कुछ पूछना हो तो अपना रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, उनको हम अनम्यूट कर देंगे। ठीक है, आप बाद में भी क्वेश्चन कॉल करके भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और आपने पीडीएफ भी डाउनलोड किया होगा तो उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो अब हम फिर ये मीटिंग को एंड करेंगे। So thank you everyone for joining this meeting.